तो वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स। इसमें हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। जो मॉड्यूल है वो M2R5 है। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट से जो 7 है आपका वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसको हम लोग पहले बताएंगे और ये जो आपकी 7th यूनिट है इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें है कुछ नहीं, बेसिकली इस वाले यूनिट में फोटो एडिटर में हम लोग को फोटोशॉप पढ़ना है और तो कुछ पढ़ना नहीं है, तो इसको हम बाद में बताएंगे। पहले वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग पढ़ लेते हैं। इसका पहले पढ़ने का एक रीजन और है, क्योंकि अभी हम लोगों ने HTML पढ़ा, HTML के बाद में CSS पढ़ा और CSS पढ़ने के बाद में अब हम लोग सीधा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो कंटेंट पढ़ेंगे ये सारा हमारा उसी से रिलेटेड है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको वहाँ पे बता दी हैं, जैसे HTML और CGL, वो वहाँ पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए। HTML के वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ वहाँ पे जो है www भी बता दिया आपका। ब्राउज़र्स के बारे में भी हमने बता दिया है आपका, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया और HTTP के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसके बारे में मैं जो है पहले वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि वही सारे वीडियोस फिर से बना के टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इन चारों पांचों टॉपिक को छोड़ करके मैं आपको पूरा वीडियोस दूंगा इससे रिलेटेड। इसमें जो भी हमारा टॉपिक का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, HTML वेब होस्टिंग बेसिक्स देखेंगे और सारे जो भी कंटेंट है हमारे वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी हमारे नए लोग हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं तो वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग होता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्राउजिंग क्या होता है, हम लोग डेटा को ब्राउज क्यों करते हैं। ठीक है, इसलिए कि हमें जब कोई भी कंटेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी भी टॉपिक पे हमको सर्च करना होता है, उसकी रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या क्या नया है, तो उसके लिए हम लोग ब्राउजिंग करते हैं। और वेब पब्लिशिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर वेब पब्लिशिंग ही नहीं होगी तो आप ब्राउजिंग क्या करोगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेटा हम लोगों को के लिए डाला जाता है और जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से डेटा को ब्राउज करके अपनी इंफॉर्मेशन अपने नीड के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। वेब पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस टू इन्वॉल्व नॉट ओनली पीपल बट आल्सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये वेब पब्लिशिंग क्या होती है, ये जो आपको केवल पीपल से रिलेटेड नहीं है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी जो दोनों जरूरी होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा और कहाँ से जो है डेटा लाएगा। द पब्लिशिंग प्रोसेस द फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द वेबसाइट द फाइनल फंक्शनैलिटी। ये क्या होता है, वेब पब्लिशिंग होता क्या है, मान लीजिए कोई यूजर है जो आपकी वेबसाइट बना रहा है, और वेबसाइट बनाने के बाद में जब वो फाइनल कर लेता है अपनी वेबसाइट, तो लास्ट स्टेप जो फाइनलाइज स्टेप बनता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है और वो वेबसाइट या वेब पब्लिशिंग ही होती है। ठीक है, मैनी पीपल वांट टू ओन साइट, क्रिएट कंटेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट खुद बनाना चाहते हैं और उसमें खुद के कंटेंट डालना चाहते हैं। ठीक है, द ऑडियंस इज वास्ट बिकॉज एनीबॉडी कैन रीड द कंटेंट। और इस वर्ड में आप देख रहे हैं कि जो है बहुत सारी इतनी मतलब कि यूजर्स है, इतने पर्सन्स हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, तो वो सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मैनी पीपल्स गेट स्टक ऑन हाउ टू रीच द ऑडियंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्या तरीका अपनाया जाए कि जो है इन्फॉर्मेशन निकाली जाए या लोगों से जो कम्युनिकेट किया जाए। द फॉलोइंग आर्टिकल सीट्स सम लाइट ऑन वेरियस पब्लिशिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिकल्स अपनाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो है वेबसाइट को पब्लिश करना ही पड़ता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ, द वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोफेशनल वेब डिजाइन एप्लीकेशन लाइक अ ड्रीमवीवर ऑन straightforward web-based content management system like WordPress. Publishers require to internet connection to upload the content on the web server. तो आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा सबसे इजी वेबसाइट बनाने के लिए जो कंटेंट यूज हो रहे हैं और जो एक आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो एक तो आपका वर्डप्रेस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ड्रीमवीवर के थ्रू जो है कोई भी कंटेंट कभी भी जो है आपके वेब सर्वर पे डाला जा सकता है। ठीक है, आप इससे जो है बहुत ही कम समय में अपनी वेबसाइट को
बना सकते हैं, ठीक है, और इसको पब्लिश करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ई बुक एंड ब्लॉग्स पब्लिशर्स यूटिलाइज ऑलमोस्ट द सेम वेब पब्लिशिंग टूल्स एंड यूज बाय वेबसाइट डेवलपर्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ब्लॉग्स डालते हैं या कुछ ई बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो वो सारे लोग लगभग जो है पब्लिशिंग के जो मैनुअल टूल्स होते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, वो जो है यूज़ करते हैं। Posting updates and social media sites like Twitter, Facebook, etc. usually not considered a web publishing. Instead, web publishing usually refers to uploading original content to unique website. ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम लोग किसी भी जो है आप कह सकते हैं कि जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, या फिर आपका इंस्टाग्राम है, इस तरीके की वेबसाइट को हम लोग जो है ये नहीं कह सकते कि वेब पब्लिशिंग का जो है एक अच्छा उदाहरण है। वेब पब्लिशिंग वो होता है कि मान लीजिए कोई यूनिक कंटेंट किसी यूनिक साइट पे डाला जाए, साइट पे अपलोड किया जाए, उसके बाद में उसके रिगार्डिंग जो है आपको डेटा सर्च करना हुआ, तो ये क्या होता है, ये आपका वेब पब्लिशिंग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट्स अपने बना सकते हैं, या फिर जिसको भी नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट करेगा, तभी हम ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी हम ये सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं प्री क्राइटेरिया फॉर वेबसाइट पब्लिशिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं ये क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू पब्लिश योर साइट यू नीड फॉलोइंग थिंग्स। अगर आपको वेबसाइट को पब्लिशिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिश कराना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास 3 चीज़ें होनी अति आवश्यक हैं। क्या क्या? पहला, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। आप या तो खुद पब्लिश करेंगे या तो कहीं से पब्लिश करवाएंगे, तो उसके लिए भी यही होता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी होगा, जो भी पब्लिश करेगा उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये जो है मैंडेटरी है। और वेब सर्वर होना चाहिए। तो वेब सर्वर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो वेब सर्वर होता है हर आदमी का पर्सनल वेब सर्वर नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वेब पब्लिशिंग का काम करते हैं, उनके पास जो है खुद के वेब सर्वर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे एक लोग ठेका लेकर के काम नहीं करते हैं कि भाई आप जो है हमको इतना कम है और हमें इतना स्पेस चाहिए आपकी अपनी वेबसाइट को पब्लिश कराने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपको इतना स्पेस दे देंगे, उसके बदले में कुछ पैसे लेंगे। तो वही लोग ये सारी चीज़ें काम करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश नहीं करा सकते। तो ये तीनों पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इनके भी बारे में पहले भी हम लोगों ने HTML के में जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बता दिया था, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो पहला है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू बिल्डिंग वेब पेज फॉर योर वेबसाइट। ड्रीम वीवर एंड वर्डप्रेस आर एग्जांपल ऑफ द वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो मतलब वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर वे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वेब पेजेस के थ्रू जो है आपको वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन बताना कुछ है नहीं, इसमें क्या है, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू कनेक्ट रिमोटली लोकेटेड वेब सर्वर, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी होता है अगर आप जो है वेब सर्वर से किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। देखते हैं, वेब सर्वर इज द एक्चुअल लोकेशन वेयर द वेबसाइट रिसाइड्स ऑन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपकी एक्चुअल वेबसाइट की लोकेशन होती है वो वेब सर्वर में ही होती है। अब वेब सर्वर इज मैनी होस्ट सिग्नल और मल्टीपल साइट डिपेंडिंग ऑन द वेब होस्टिंग सर्विसेज यू हैव पेड फॉर, ठीक है। तो वो वही मैंने बताया कि आपको कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को जो है एक्सेस कराना चाहते हैं, मतलब कि अपलोड कराना चाहते हैं, तो उसको वेब सर्वर पे होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों कंटेंट आप समझ में आ गए होंगे आपकी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर चाहिए अगर। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग। HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग अभी HTML पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड होती है। तो HTML का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज टू टैग सेट। तो ये जो है क्या करती है कि ये स्पेसिफाई करती है कि जो भी डॉक्यूमेंट में मार्कअप लैंग्वेज यूज की जाए उसके टैग कैसे सेट किए जाए। सच एज स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन। तो
DTD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। तो ये कभी कभी ये स्पेसिफाई कर देती है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन होगी वो किस तरीके से होगी। HTML इज नॉट इन itself a document language but description of how to specify one it is metadata। कहने का मतलब क्या होता है कि ये कभी किसी चीज़ के लिए जो है सेट नहीं करती है लैंग्वेज, लेकिन ये आपको ये जरूर बताती है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये स्पेसिफाई जरूर कर दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट देना है तो उसकी जो है मार्कअप लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेटाडेटा की तरह वर्क करती है। एन HTML एप्लीकेशन कंसिस्ट फॉर सेवरल पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट से जो है ये कंसिस्ट करती है वो आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स के में हमने बताया है और आप जो है इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। द HTML डिक्लेरेशन, पहला जो होता है वो HTML को डिक्लेयर किया जाता है। द HTML डिक्लेरेशन स्पेसिफाई विच कैरेक्टर आर डिलीमीटर्स में अपीयर इन द एप्लीकेशन। तो इसमें ये एक स्टैंडर्ड होती है इन सबकी डेफिनेशन, तो ये स्पेसिफाई कर देती है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या कुछ भी आप कोई मैटर लिख रहे हैं रिलेटेड टू वेबसाइट, तो आपको ये बता देगी कि इसमें कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स और या फिर कौन कौन से डेलीमीटर्स जो है आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DDD, द इसके बारे में द DDD डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ मार्कअप कंस्ट्रक्ट। मतलब कि कहने का मतलब अगर आप कोई वेबसाइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या वेब पेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सिंटैक्स आपको बता देगा कि इसमें किस तरीके की डेफिनेशन डालनी है। द DDD में इंक्लूड एडिशनल आइडेंटिफिकेशन सच एज द न्यूमेरिक एंड नेम्ड कैरेक्टर एंटिटीज। ये आपको ये भी दिखाती है कि इसमें जो अगर आप कुछ एडिशनल डेफिनेशन दे रहे हैं तो इसमें न्यूमेरिक और जो नेम कैरेक्टर एंटिटीज होगी वो किस तरीके से आपको यूज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब द सिमेंटिक एंड to be ascribed to the markup. The specification also impose syntax restrictions that cannot be expressed within the DDD। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो आपका स्पेसिफिकेशन होता है वो डिस्क्राइब करता है सिमेंटिक, जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसके सिमेंटिक पार्ट्स को जो है ये आपको बताता है। और ये कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। मतलब फैलाता नहीं किसी को, वो बस आपको जो है एक रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि आपको इस तरीके का वर्क करना है और इसके अंतर्गत ही करना है, ठीक है। आप इसके बियॉन्ड जाकर के नहीं काम कर सकते, ठीक है, फॉर द वेब पेज। अगला डॉक्यूमेंट इंस्टेंस कंटेनिंग डेटा एंड मार्कअप। उसके बाद में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये क्या करता है कि आपका जो डेटा होता है वो डेटा को कंसिस्ट करता है, उसके कंटेंट को अपने पास रखता है। ईच इंस्टेंस कंस्टेंट टू रेफर द DTD टू यूज द इंटरप्ट इट, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका हर एक डेटा होता है, जो भी डेटा होता है वो जाता है और उसको जो है वो चेक DTD क्या करता है, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस पर चेक करता है और चेक करने के बाद उसको आगे फर्दर भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो पार्ट हैं जो आप कर रहे हैं HTML में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इसके बियॉन्ड आप काम कर रहे हैं तो आप जो है नहीं कर पाएंगे। HTML is based of idea to document how structural and other semantic element that can be described without reference to how to element should be displayed। कहने का मतलब क्या है कि HTML जो है वो एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है आपको दे देता है और इसमें क्या होता है सिमेंटिक एलिमेंट भी जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं लेकिन बिना किसी रेफरेंस के, विदाउट रेफरेंस, ठीक है। और ये आपको ये बताता है कि किस तरीके से डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। द एक्चुअल डिस्प्ले ऑफ सच एज अ डॉक्यूमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट मीडियम इन द स्टाइल ऑफ प्रेफरेंस। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसमें ये होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअल में किस तरीके का डिस्प्ले होगा और जो मीडियम होगा वो किस पे डिपेंड होगा, उसकी स्टाइल क्या होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सम एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन HTML आर। और इसमें कुछ एडवांटेज होती हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो एडवांटेज पहले हम लोग देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं पहले और क्या पार्ट होते हैं। दे कैन बी क्रिएटेड बाय थिंकिंग इन आइटम्स और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर रेदर द अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक विच में चेंज ओवर टाइम। कहने का मतलब क्या होता है, अगर इसमें जो है आप कोई डिजाइन कर रहे हैं या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हो सकता है कि टाइम टाइम से चेंज होती रहे, ठीक है। आगे दे विल बी मोर पोर्टेबल बिकॉज एन HTML कंपाइलर कैन इंटरप्ट एनी डॉक्यूमेंट बाय रेफरेंस टू इट्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन।
तो ये अभी हमने आपको पहले बता दिया कि जो इसमें कंपाइलर होता है वो हर चीज़ को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू डीटीडी तो उसको रेफर कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके बियॉन्ड आप कोडिंग नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट ओरिजिनली intended for the print media can easily be readapted for other media such as a computer display screen। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है अगर आपको डेटा डिस्प्ले होगा तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो ये सारी चीज़ें बता देता है। वेब होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज द वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको वेब होस्टिंग के बारे में पता है, लेकिन फिर भी चलिए हम बता देते हैं कि होता क्या है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज ऑफर्ड बाय अ वेरियस सर्विस प्रोवाइडर हु हैव नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू प्रॉपरली स्टोर योर साइट फाइल्स। कहने का मतलब क्या होता है, वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस होती है या कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी से हर तरीके से जुड़े होते हैं। वो आपको क्या करते हैं, आपके जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइल्स होती हैं जिसको हम वेबसाइट या वेब पेजेस कह सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस। तो कह सकते हैं कि वो आपके स्टोर फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं अपने, ठीक है, सर्वर पे। बाय साइनिंग अप द होस्टिंग सर्विसेज यू आर इसेंशियली रेंटिंग स्पेस ऑन अ सर्वर टू देयर होस्टिंग कंपनीज ऑन ओन एंड मैनेज। कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप कोई प्राइवेट कंपनी है और आपका काम ही यही है कि जो है आपको डेटा स्टोर करना है, उसके बाद में वेबसाइट को होस्ट करना है, तब तो कोई बात नहीं। या फिर आप मान लीजिए कि एक यूजर है और आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना है, तो आप उन सबके पास में जाएंगे जो ये सारे काम करते हैं, जो लोग साइट होस्टिंग का या वेबसाइट पब्लिशिंग का काम करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे जो है परचेज करेंगे अपना स्पेस के लिए, उनको कुछ पैसे देंगे और वो लोग क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट को कुछ लिमिटेड समय के लिए, जितना आप पैसा देंगे उसी के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड समय के लिए वह आपको डेटा को मैनेज करेंगे या आपके वेब पेजेस को या आपकी वेबसाइट को जो है होस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा। सिंस मोस्ट पीपल आर इवन बिजनेसेस डोंट हैव सर्वर ऑफ देयर ओन, दे रेंट आउट सर्वर स्पेस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग कंपनी। कहने का मतलब वही मैंने बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की कंपनी का के लिए जो है वेब सर्वर्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट को पब्लिश कराने के लिए किराए पे कह सकते हैं कि किराए पे सर्वर लेते हैं और वो थर्ड पार्टी की जो कंपनी होती है वही उनसे जो है अपनी वेबसाइट को होस्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हर जगह बिजनेस है और यहाँ भी बिजनेस है, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है आज के करंट टाइम में, ठीक है। Your web host is responsible for thinking like server maintenance, security, and running to the right software. So the files on the server can be readily accessed by the website browser like Google Chrome और Firefox। कहने का मतलब क्या होता है, ये सारी जो पैसे आपसे चार्ज किए जाते हैं वो किस काम के लिए चार्ज किए जाते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल, और उसके संबंध में और भी जो मान लीजिए सर्वर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और भी जो चीज़ें होती हैं कि इस पे जो आपका डेटा डाला जा रहा है वो सही डेटा डाला जा रहा है कि नहीं, ऑथेंटिक डेटा है कि नहीं, किस तरीके से एक्सेस कर रहा है और किस तरीके से ये ब्राउजर्स पे रन करेगा। ये सारे चार्जेस मिला के और उनके खुद के कुछ चार्जेस मिला करके सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेब होस्टिंग का काम। तो आगे बढ़ें। अब वेब होस्टिंग का वर्क क्या है, कैसे काम करता है। ये वेबसाइट है जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। वही हमने बताया अभी पहले कि जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट, तो फाइल्स भी कह सकते हैं उसके। व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट यू नीड अ प्लेस टू स्टोर ऑल दीज फाइल्स द प्लेस योर होस्टिंग कंपनी सर्विस। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसको होस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है एक क्या बोलते हैं कि सर्वर के पे स्पेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जैसा भी होगा कंपनी, मान लीजिए आप किसी कंपनी में कर रहे हैं तो कंपनी उस चीज़ को खरीदेगी, ठीक है। ऑन द सर्वर यू विल स्टोर द वेबसाइट मीडिया फाइल डेटाबेस एंड एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली रेंडर योर वेबसाइट। मान लीजिए आपको एक ऐसे इंसान है जो आप वेबसाइट पे जो है अपनी मतलब वेब सर्वर पे अपनी वेबसाइट को पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या होता है, या फिर होस्ट कराना चाह रहे हैं तो कहने का मतलब क्या होता है, उस साइड में क्या क्या आपकी फाइल्स होंगी, रिटर्न फाइल्स, डेटाबेस होगा, ठीक है। मान लीजिए ऑडियो वीडियो फाइल्स होंगी या मल्टीमीडिया फाइल्स होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है हर तरीके से आपको मैनेज करना है, तो वो एक्चुअल में क्या करता है, वो वेब सर्वर ही मैनेज करता है, ठीक है। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ऑनलाइन दे आर प्रोबेबली जस्ट इन renting to a person the server that you sharing with other website।
As your store and our traffic need to increase, then you may need to scale up renting an entire physical server or at least using our resources on of वन when a cloud और VPS सर्वर। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि जिस तरीके से आप किसी अपनी वेबसाइट को जो है पब्लिश कराने के जा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपनी वेबसाइट को पब्लिश कराने के लिए जो है लाइन में खड़े रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए वेब सर्वर पे जो है डेटा ही रखने का स्पेस ही खत्म हो गया, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब डेटा रखने का स्टोर खत्म हो जाएगा या डेटा जो स्टोर कम हो जाएगा, तो क्या होता है वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, वेबसाइट बहुत स्लो मूव करेगी या मान लीजिए एक्सेस करना बंद कर देगी, तो वहाँ पे दो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो पहला तो वीपीएस है और दूसरा पहला तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, क्लाउड डेटा होता है, क्लाउड डेटाबेस होता है। दूसरा क्या होता है, वीपीएस सर्वर। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपके डेटा को रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी जो है एज अ रेंडर वर्क करते हैं, मतलब कि आपको जो है इसके लिए पैसा चुकाना पड़ता है एज अ किराएदार की तरह। ठीक है, जैसे कोई आप स्पेस रेंट पे लेते हैं और उस स्पेस का मेंटेनेंस प्लस उसकी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये वेब होस्टिंग का काम है और आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछते रहिएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए देखते हैं आगे। वेब होस्टिंग डेटा सेंटर। अब अगर वेब होस्टिंग कर रहे हैं तो डेटा सेंटर भी होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को कहीं अपलोड हो कर रहे हैं तो क्या होगा, एक डेटा सेंटर होगा आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। वेब होस्टिंग एज आ डेटा सेंटर गेट कन्फेस्ड अलॉट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वेब होस्टिंग से रिलेटेड, तो आपके पास डेटा सेंटर का एक बहुत बड़ा स्पेस होना जरूरी है। दे आर काइंड ऑफ सेम थिंग बट टेक्निकली दे आर डिफरेंट। ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लगभग सेम होती हैं, लेकिन अगर टेक्निकली पार्ट से देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। द टर्म वेब होस्टिंग refers to the service you pay for that host your website file so they can be displayed on the internet। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी इंसान को पैसा दे रहे हैं वेबसाइट होस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, आप उससे ये चीज़ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर आपका कंटेंट जो है इंटरनेट पे अपलोड किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा दिखे और लोग अगर उसको एक्सेस करें तो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस किया जा सके काफ़ी इजीली। ठीक है, वो चाहे वेबसाइट के फॉर्म में हो या फिर वेब पेज के फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। द मोस्ट critical crucial element is a data center in the network of servers। ठीक है, a server is actually kind of similar to the desktop computer you might having sitting your desk, only they आर मोर पावरफुल। कहने का मतलब क्या होता है, जो आपका डेटा सेंटर होता है या जो सर्वर होता है वो क्या होता है, वो सिमिलर लाइक एज कंप्यूटर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसके पास स्पेस ज़्यादा होता है और ये इसका जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अगला, द टर्म ऑफ डेटा सेंटर refers to the actual technical infrastructure used by a hosting company to provide the hosting services। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो डेटा सेंटर होता है एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि होस्टिंग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है या फिर जो होस्टिंग कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बियॉन्ड सर्वर्स दे विल बी टिपिकली इंक्लूड थिंग लाइक एज अ बैकअप सप्लाईज, सिक्योरिटी मेजर्स, कनेक्शन डिवाइस, एयर कूलिंग सिस्टम एंड अ लॉट ऑफ मोर। कहने का मतलब क्या होता है इसमें इसके पीछे, अगर ये तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि किस किस तरीके से काम होता है, लेकिन इसके पीछे जो काम करना पड़ता है डेटा सेंटर्स में जो लोग होते हैं या वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को कई सारी चीज़ों का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है जो कि ज़्यादा कठिन होती है। कौन कौन सी, मान लीजिए आपने उनको ठेका दे दिया कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट आपके पास सुरक्षित है, तो आपकी वो उस कंटेंट को क्या करना है, उसका बैकअप बना के भी रखना है। मान लीजिए कुछ क्रैश वगैरह हो जाता है तो आपको बैकअप भी मिल जाए और उसके बैकअप की सप्लाई भी देनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि कहीं कुछ चोरी ना हो जाए उसमें से। ठीक है, उसके बाद डिवाइसेस की कनेक्शंस के डिवाइसेस क्या है कि कौन कौन से डिवाइस जो है आपके सिस्टम आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसके कनेक्शंस को जो है आपको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में डेटा सेंटर को, जहाँ पे डेटा सेंटर है वहाँ पे जो है क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, डिवाइसेस को मैनेज करना है। उसके बाद में एयर कूलिंग सिस्टम को भी रखना है और भी बहुत सारी चीज़ें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसको इस तरीके से
आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाकई में जो आप लोग पैसा देते हैं वेब होस्टिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ज़रूरी भी है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो इतना सारा चीज़ कैसे मैनेज होगा, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ें बता देते हैं कि किस किस टाइप की वेब होस्टिंग होती है, वो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आपको, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे 5 टाइप्स की वेब होस्टिंग बताई है। शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग होती है, डुप्लीकेट सर्वर होस्टिंग होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग होती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इनके बीच में कई बार हमने बता दी है कि, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि मान लीजिए कि आप किसी डेटा को कहीं पे जो है शेयर करके होस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गई शेयर होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग क्या होती है कि जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में आपका डेटा सेव होता है, वैसे ही एक जो वीपीएस सिस्टम होता है वहाँ पे डेटा को रख के होस्ट कर दिया जाता है। क्लाउड होस्टिंग होती है कि एक स्पेस है, पता नहीं, क्लाउड मतलब एक स्पेस ऐसा बनाया गया है जिसमें पर्टिकुलर स्पेस बनता बिगड़ता रहता है। क्लाउड होस्टिंग के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो वहाँ पर भी ये होता है, ठीक है। अब डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होता है, इसके लिए स्पेशली सर्वर होना चाहिए और होने के बाद में जो है आपको वहाँ से होस्ट किया जाता है, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग सबसे सिंपल और इजी वे होता है जहाँ से आप जो है अपने साइट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको डाउट लगे इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। अब कुछ पार्ट है हमने जो बता दिए हैं। अब वेब होस्टिंग के कोर कंपोनेंट्स जो हैं वो बता दे रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोर होते हैं, मतलब कि स्पेशल टाइप के कह सकते हैं। कोर का मतलब क्या होता है, स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो इसमें वेब ब्राउज़र होता है, एफटीपी क्लाइंट होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट, इसके बारे में हमने बताया, वेब सर्वर, एफटीपी और मेल सर्वर। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको डिटेल देखना है तो आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा क्या कंटेंट है। हाँ, रिक्वेस्टिंग डोमेन नेम, ठीक है। और इसमें रिक्वेस्टिंग डोमेन नेम में क्या होगा, इसमें होता है कि डोमेन नेम वही होते हैं, मान लीजिए जैसे डॉट कॉम हो गया, तो डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल हो गया, डॉट एडू मतलब एजुकेशन हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जितने भी होते हैं, ठीक है। आ, तो वो सारी चीज़ें डोमेन नेम कहलाती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा पहली चीज़। तो रिस्ट्रिक्टिंग आर डोमेन नेम इज ए वेरी सिंपल, यू कैन फॉलोइंग द गेट आर डिस्क्राइब डोमेन नेम स्टोर। तो आपको मान लीजिए कि मैं ही हूँ और एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट ईडीयू के नाम से अगर हमको जो है डोमेन लेना पड़ा कभी, तो हम क्या करेंगे कि जो है अपना डोमेन नेम डॉट ईडीयू के नाम से ले लेंगे, ठीक है। तो वही वो डोमेन नेम होता है। तो पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। थिंक ऑफ अ नेम एंड जस्टिफाइज योर बिजनेस नीड। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको दो चीज़ें जरूरी होती है, आपका नेम और बिजनेस की नीड क्या है, किस तरीके किस लिए जो है आपको वेबसाइट को डिजाइन करना है। टू फाइंड अवेलेबल नेम यू कैन एंटर अ नेम एट अ कॉमर्शियल डोमेन नेम रजिस्टर्ड सच ऑफ एज अ गो डैडी, ठीक है। गो डैडी एक कह सकते हैं कि संस्था है जहाँ से जो है डोमेन नेम वगैरह दिया जाता है, ठीक है, रजिस्टर्ड किया जाता है। इफ द डोमेन नेम एंटर्ड बाय यू इज विजिबल देन द सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डोमेन नेम, ठीक है। अगर आप गो डैडी पे गए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और अगर आप अपना जो भी नाम देना चाहते हैं, अगर वो आपके सर्वर पे है तो वो आपको विजिबल होगा, ठीक है। पर्टिकुलर डोमेन नेम वहाँ से आप ले सकते हैं। And now it will ask for the additional services such as the email, inbox, hosting, etc. The host also provides you may close what best for you। तो ये भी होता है कि ये आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देता है, जैसे ईमेल, इनबॉक्स, होस्टिंग एक्सेट्रा। और ये आपको जो है कुछ सजेस्ट भी करता है कि अगर जो आपके लिए बेस्ट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी आप ईमेल वगैरह बना रहे हो या फिर फेसबुक पे आईडी बना रहे हो, तो ईमेल पे वो बेसिकली जो आप चाहते हैं वो नहीं बन पाता है। तो अगर वो नहीं बन पा रहा है जो आप ईमेल आईडी देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ईमेल आईडी नहीं बन पा रही, तो उससे रिगार्डिंग क्या होता है कि आपको सजेस्ट कर देता है गूगल कि आप भाई ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। तो वो वैसे ही यहाँ भी ये आपको सजेस्ट करता है। नाउ दे आर विल आस्क योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विच स्टोर इन हुज डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद में इट विल देन आस्क फॉर पेमेंट इंफॉर्मेशन, पे फॉर परचेज यू हैव मेड, मेक श्योर यू एंटर द करेक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है और उस पे जो है आप अपने हिसाब से जो है उसको पेमेंट का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं।
Once you are done with all above steps, you are ready to their tools upload your stuff to your site. अगर आपने एक बार ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अपने वेबसाइट को अपलोड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें HTML आपके कोर्स में है और HTML के बारे में हमने पूरा कंटेंट बताया है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन इंटरचेंज स्टैंडर्ड ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन? स्टैंडर्ड इज अ software project and important because documentation is the only tangible way to representing the software and the software process. Standardized document have a consistent appearance, structure and quality and should therefore to easier to read and understand. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? मुझे याद है कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हम लोगों को जो है प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बोला जाता था। तो प्रोजेक्ट तो हो जाता था सॉफ्ट कॉपी में और उसके बाद में फिर सर ये बोलते थे कि भैया डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है इन कंपेयर टू आपके ग्रेजुएशन से। तो दोनों में मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। मैंने क्या, जिन जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपके कंप्यूटर के फील्ड में या उससे आगे भी किया है और अपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है तो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ये होता है कि बेसिकली आपने किया क्या है प्रोजेक्ट में, वर्क क्या है, कंटेंट क्या यूज़ किया है, उसमें डेटाबेस है तो डेटाबेस में क्या यूज़ किया है, प्रोग्रामिंग है तो क्या यूज़ किया है, और उसके बारे में आपने सबसे पहले देखिए होता है क्या कि आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद DFD होता है, डेटा फ्लो डायग्राम होता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम जो है आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर देता है कि आपका जो है डेटाबेस जो आपने यूज़ किया है वो सारी चीज़ें क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। उसमें सॉफ्टवेयर आपने क्या यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या है, हार्डवेयर क्या यूज़ किया है, हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या है, वो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करते हैं। सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग बताते हैं, कैसे काम करता है और इसकी जो है स्पेसिफिकेशंस क्या है, किस पर्पस के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, डेटा रिट्रीव कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप, तो इसका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो कि पढ़ के बहुत ही इजीली से समझा जा सके, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे दे आर थ्री टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, तीन टाइप के होते हैं। पहला डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड डिफाइन द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप पहला स्टेप में ये बताया जाता है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसका जो है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन किस तरीके से करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड गवर्न द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा और प्रेजेंटेशन बताया जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आर कंपेटिबल। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाई, मतलब ई कॉपी बनाई या ई बुक बनाई, तो वो क्या जितनी भी डिवाइसेस हैं या जितने भी आपके सिस्टम से क्या सब पे कंपेटिबल है, सब पे इजीली ओपन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्वालिटी स्टैंडर्ड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड एबल टू कॉपी विद ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब क्या होता है, जो आपने ये डिज़ाइन किया है अपना डॉक्यूमेंटेशन, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और किसी के साथ में भी ये जो है काम करने के लिए इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, फॉर वर्किंग पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक मेमोस दे आर नो नीड टू फर्दर एक्सप्लिसिट क्वालिटी चेकिंग। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह पे वर्क करने जा रहे हैं तो ये क्वालिटी चेकिंग को देख के जो है काम करने के लिए एग्री कर जाए। However, for formal document that those will be used for further development or release to customers, you should use a formality quality process। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप ये सारे काम करें तो आपको कम से कम ये जो इसके फॉर्मेलिटी क्वालिटी प्रोसेस होता है इस ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपने कर रखा है तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो यही जो प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट को आप स्टैंडर्ड साइज में रखना, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को रखना, डेटा को डिस्प्ले करना, ठीक है, और आपका जो डेटा का डॉक्यूमेंटेशन किया गया वो ऐसा हो कि रीड करके जो है आसानी से समझा जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को समझने में। तो ये सारे क्या होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। आगे और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसी का पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS बोलते हैं, सॉरी,
Document management system is a system used to receive, track, manage, and store document for the reduced paper. Most are capable to keeping a record for the various created and are modified to different users. History tracking. It is often viewed a component to enterprises content management ECM. इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड टू डिजिटली एसेट्स मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट इमेजिंग वर्कफ्लो सिस्टम एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस सिस्टम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो है आप अपने जो है डेटा को जो है अच्छे से रख सकते हैं, पेपर वर्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, ई पेपर पे आप काम कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को सर्वर पे काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और जब भी आपको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यही प्रोसेस जो आपका है यही कहलाता है ECM, मतलब कि इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आप जो अपने डेटा को डिजिटल एसेट जो होते हैं उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इमेजिंग को मैनेजमेंट कर सकते हैं, वर्कफ्लो सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ कीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं इसके। पहला, check in, check out and logging the coordinate of the simulations editing to document so one person chain don't override another। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप अपना डेटा बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चेकिंग्स होती हैं, चेक इन और चेकआउट मान लीजिए होता है, और उसमें क्या होता है कि वो इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका डेटा कोई चोरी ना कर सके। मान लीजिए कि चोरी करने का क्या, आपका डेटा खुला हुआ है तो उसमें जो कुछ प्रिविलेज दी जाती हैं अदर यूजर्स को कि आप केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली या राइट ओनली या रीड एंड राइट ओनली, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो होता है अदर यूजर होता है जिसको हमारे डेटा से मतलब नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो डेटा को रीड ओनली कर देते हैं। जैसे हम ये PDF अभी हमने अभी टेक्स्ट में बनाया, टेक्स्ट के बाद हमने ये PDF क्रिएट कर दिया, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो गया। अगर अगला बंदा इसके साथ में छेड़खानी करना चाहेगा तो इतनी ईजिली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इस तरीके से आपको ये मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये पहला फीचर होगा। दूसरा, वर्जन कंट्रोल एंड टैब्स कैन बी केप्ट इन हाउ टू करंट डॉक्यूमेंट कैन टू बी एंड हाउ टू डिफरेंट फ्रॉम अ वर्जन दैट कैन बिफोर। ठीक है, उसके बाद रोल बैक टू एक्टिवेट एंड प्रीवियर वर्जन इन केस ऑफ एरर इन पैरामीटर रिलीज। उसके बाद audit trial to permit the reconstruction and who did what are document during the course in its life in the system। उसके बाद एनोवेशन एंड स्टैम्प। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जो भी पॉइंट्स हमने बताए। दूसरे में क्या होता है, वर्जन कंट्रोल होता है। इसमें जो है आपका जो करंट डेटा है वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से दूसरे वर्जन से भिन्न रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, रोल बैक का ऑप्शन होता है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो, गलत हो गया, तो उसमें जो है रोल बैक का हो सकता है, आपके एरर को जो है कम करने का काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लास्ट में ऑडिट ट्रायल के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि जैसे बीटा वर्जन कह सकते हैं किसी तरीके का किसी भी साइट्स का, तो वैसे भी ये भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेशन एंड स्टैम्प्स। उसके बाद में आपको एक शपथ प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, ये आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टुडे रेंज इन साइज ऑफ अ स्कोप for small stand-alone system to large and scale enterprises, wide configuration serving and global audience. Many document management system provides a means to incorporate standard physical document filing practice electronically. These include storage location, security and access control, version control, audit trials, check-in, check-out and document lockdown। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहीं से जो है हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है इस यूनिट का। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी हमारे नए लोग हैं। और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पढ़ते रहिए, अपना एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।